तो आज का टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए देखते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है, देखिए। जिस दिन तुम खुद की गलतियों पर हंसना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन जिस दिन आप अपनी गलतियों पे हंसना सीख गए, मतलब आपको लगेगा कि हाँ हमने गलत किया, और हंसना सीख गए मतलब उससे कुछ अच्छा करना सीख गए, तो फिर आप उस दिन कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आज का टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, देखिए, आपकी बॉडी में कुछ भी हो, आपकी बॉडी में कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब सिंगल बिट, कुछ भी, छोटा से छोटा चीज भी, वो कंट्रोल होता है ब्रेन से, यानी कि नर्वस सिस्टम से, यानी नर्वस सिस्टम से या फिर न्यूरल सिस्टम से। जैसे अगर आप मान लो किसी कार से जर्नी कर रहे हो, आपके पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, ठीक है ना, 4 लोग हो। अचानक से पापा कार चला रहे हैं, क्या एक बार में एक ही काम करेंगे? नहीं। अचानक से पापा के ऑफिस से कॉल आता है, ऐसा है तुमको 7 बजे आना है, मीटिंग है। पापा रिस्पॉन्स करे यस सर। उतने में ही दीदी ने बोला पापा पापा मोमोज की शॉप आ गई, रोकिए वहां पे, है ना। पापा बात कर रहे हैं, यस बॉस आ जाऊंगा। वो कहते नहीं, टाइम से आना, और वो फाइलें लेते आना, बात खत्म नहीं हुई अभी। पापा आपको, आप उधर से पापा को बोले पापा मोमोज की शॉप आ गई, रोकना। पापा उधर भी रिस्पॉन्स कर, रुको बेटा। अच्छा, आप कह रहे हो नहीं नहीं, पिज्जा की शॉप पे चलना, डोमिनोज आ रहा है। मम्मी उधर से बेलन लेके कोच रही पापा को, ऐसा है। वो तो घर में खाना बना रहे हैं, वो कौन खाएगा? जो घर में हम मर के खाना बनाएंगे पसीना बहा बहा के, वो कौन खाएगा? भाई आए पिज्जा और मोमोज खाने ले भाई। और तुम ही बढ़ावा दियो बच्चों को, तुम ही पिज्जा और मोमोज खिलाते हो। चला मैं दाल चावल रोटी सब्जी बिरयानी बनाती हूँ, कोई नहीं खाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब देखो होता क्या है, पापा तब भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, पापा मम्मी की भी बात पे सुन रहे, बेचारे, बेचारे पापा, जिनके पास कोई चारा नहीं है ना। उधर बेटी भी कह रही है पापा को मोमोज वाली रुको, पापा वाले कंफ्यूज है। उधर बॉस भी कह रहा है अरे आप मुझसे बात करो बच्चों से, अरे सर सर गलती हो गई सर, यस सर। अब अच्छा हो क्या रहा है, इन पूरी घटनाओं में क्या हो रहा है, पापा का ब्रेन चौतरफा काम कर रहा है और कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है, वो सबको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। मम्मी उधर से जो कोच रही है, कोचना समझते हो ना, हाँ मम्मी पीछे से कह रही है रोकना नहीं, नहीं तो बेलन से तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगी, रात को चलोगे तो घर ही पे आओगे ना, है ना। मतलब पापा बेचारे चौतरफा, उनका ब्रेन चौतरफा रिस्पॉन्स कर रहा है, बेटी को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बेटे को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और पीछे जो जी ओजी बैठी हुई है उनको भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, है ना। और क्या हो रहा है, बॉस को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं। सामने सामने कोई डॉग आ गया तो ब्रेक भी मार रहे हैं, सामने क्या कोई पर्सन आ गया ब्रेक भी मार रहे हैं, और फिर जब वो पर्सन चला जा रहा है तो गाड़ी भी चला रहे हैं, हैंडल भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं बेचारे पापा। तो इसका मतलब कौन काम कर रहा है इस समय? पापा का ब्रेन काम कर रहा है, यानी नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम एक बार में कई सारे काम एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में करता है। कैसे मैनर में? कोऑर्डिनेटेड मैनर में करता है। कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने के लिए 2 सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक आज आप पढ़ रहे हो और एक पढ़ोगे कुछ दिन बाद, यानी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। एक का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय, और एक पढ़ेंगे हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कितने चैप्टर पढ़ेंगे? हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए कितने सिस्टम होते हैं? 2। पहला न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, और केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हार्मोन्स को। कुछ बात समझ में आई? यानी आपका ब्रेन हर तरफ काम कर रहा है। सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप सब क्लासरूम में बैठे हो, मान लिया कि आप सब मन लगा के पढ़ रहे हो, पर अचानक से लाइट चली गई या किसी सिस्टम की वजह से, सिस्टम फेलियर होने की वजह से यहाँ का सेंट्रल एयर कंडीशनर फेल हो गया,
और अब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्यों? बॉडी बॉडी में पसीना निकल रहा है। मुझे पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अच्छे से तैयार होके आया, फिर भी पढ़ाने आपका मैं मूड बना के आया, पढ़ाऊंगा, दम लगा के पढ़ाऊंगा। आप भी मन लगा के मतलब मूड मेकअप करके आए हो कि आज पढ़ेंगे, दम लगा के पढ़ेंगे, जरा भी डाइवर्ट नहीं होंगे। लेकिन लाइट चली गई या सिस्टम फेलियर हुआ, आपका सेंट्रल एयर कंडीशनर काम करना बंद कर दिया। और जब काम करना बंद कर देगा तो बार बार ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुल मिला के गर्मी लगेगी और आपको फील होगा। और जब फील होगा तो आपका ब्रेन आपको बताएगा अरे यार बहुत गर्मी है, उधर पढ़ाई में मन आपका कम लगने लगेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, उसके अलावा मान लो कोई मन लगा के पढ़ रहा है, ठीक है ना, मान लो ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, और ये उसको जबरदस्ती हंसा रहे हैं या उसको याद दिला रहे हैं, अरे यार तेरी वाली ने परसों, है ना, तो भाई उसका मन कहाँ लगेगा? मन तो चंचल है, मन तो चंचल है, मन उछल के उसकी वाली पे चला गया। अब देखो, ये बंदा स्मार्ट था, ये बंदा खुद कंसंट्रेट कर गया, और इनका मन में ये इधर देख रहे हैं सर की तरफ, अविनाश सर की तरफ देख रहे हैं, मन इनका मतलब आंखें इनकी मेरी तरफ है और मन वहां है, मन भाभी जी के पास। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो गया, है ना। कोऑर्डिनेशन पढ़ाई से डिस्टर्ब हुआ लेकिन कहीं और से कनेक्ट हो गया। सही है कि नहीं है? कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेशन का सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, अब रियल चीज पे आते हैं। रियल चीज पे आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, पहला नर्वस, दूसरा केमिकल। नर्वस बाय न्यूरॉन्स एंड केमिकल बाय हार्मोन्स। अब आज हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल, सॉरी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल देते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? पहला सवाल, कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पापा गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो जाता, उधर मम्मी बात करती, पापा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एक्सीडेंट हो सकता था। समझ रहे कि नहीं? और अगर मान लो पापा फोन पे बात कर रहे थे और बॉस को रिस्पॉन्स नहीं करते गाड़ी से चलाते समय, तो बॉस गुस्सा हो जाते, फायर्ड हो जाते, फायर्ड, यू आर फायर्ड नाउ, जॉब चली जाती, है ना। और अगर पापा मम्मी की तरफ भी इशारा न करके बोल लेते थे ठीक है समझ लेंगे चलो, है ना। इसके बाद रात को बेलन खा ले होते, है ना, जूते चप्पल खाने के साथ, डिनर के साथ ये भी मिलता है हस्बैंडों को। नाम ही है हस्बैंड, मतलब हंसो भी मत और बैंड में रहो। नाम ही है हस्बैंड, हंसना नहीं, बैंड में रहो, बैंड बजा दूंगी तुम्हारी। समझे? हर चीज का नाम है ना, इसीलिए। एनीवे, क्या रहा था, आते इसके एग्जाम्पल पे, बॉडी के एग्जाम्पल पे। जब मुझे करनी है फिजिकल एक्सरसाइज, मुझे क्या करनी है? फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी है तो अभी मेरा हार्ट बीट बताओ एक्सरसाइज के पहले। अरे कितना नॉर्मल, कितना? 72 बीट्स पर मिनट। मेरी ब्रीदिंग रेट बताओ, लो 12 से 16 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट। अच्छा, और मेरा जरा कार्डियक आउटपुट बताओ, 5 से 5.5 लीटर प्रति मिनट। मेरे किडनी में जरा कितना ब्लड आ रहा था एक मिनट में, ये बताओ, 1100 से 1200 ml पर मिनट। बोलो हाँ कि ना, पक्का की कच्चा? हाँ, तो सुनो मेरी बात। जब मैंने एक्सरसाइज चालू की, तो अब मेरी बॉडी की जरूरतें बढ़ गई कि घट गई? मेरा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया कि घट गया? मेरा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा। क्यों? क्योंकि मेरी मसल में वर्कआउट बढ़ा, मेरा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा। मसल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि कम? इसके लिए इसने ऑर्डर किया, इसको ऑर्डर किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑर्डर दिया। किसने ऑर्डर दिया? ब्रेन ने, नर्वस सिस्टम ने। अरे भाई, बॉडी की डिमांड बढ़ गई है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ जल्दी से। मेरी ब्रीदिंग रेट हो गई 20 से ऊपर, होनी चाहिए 12 से 16 प्रति मिनट, 20 से ऊपर हो गई, 25 हो गई, जैसी जा हो सकता हो। अगर मैं तेजी से उठक बैठक करता तो फिर क्या हो जाता? और बढ़ जाती। तो ब्रीदिंग रेट मेरी बढ़ गई। अच्छा, ब्रीदिंग रेट बढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, हार्ट बीट भी बढ़नी चाहिए, जिससे ब्लड फ्लो भी बढ़ना चाहिए। अब हार्ट बीट भी बढ़ गई, 72 से 100 हो गई, और कार्डियक आउटपुट 5 से 5.5 लीटर से बढ़ के हो गया 6 से 7 लीटर। और इससे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी कि कम?
अच्छा, इस समय एटीपी प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? एटीपी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, क्योंकि बॉडी की ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ गई है। एक्सरसाइज के समय ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि अभी ज्यादा ऊर्जा चाहिए, है ना? अब बॉडी की ज्यादा, बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, बॉडी में ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, बॉडी का हार्ट बीट रेट बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ठीक है ना? अब सुनो, और क्या होगा? और कचरा ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो कचरा भी तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो किडनी का फंक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। किडनी ब्लड को ज्यादा छानेगी कि कम छानेगी? ज्यादा छान के ज्यादा कचरा निकालेगी कि कम निकालेगी? मतलब आप देख रहे हो, एक फिजिकल एक्सरसाइज करने के चक्कर में कितने सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट होकर काम करना पड़ा। बताओ, एक केवल मसल को सपोर्ट करने के लिए हार्ट को भी सपोर्ट करना पड़ा, लंग्स को भी सपोर्ट करना पड़ा, किडनी को भी सपोर्ट करना पड़ा, ठीक है ना? उसके अलावा और भी मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करना पड़ा, और मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम को भी सपोर्ट करना पड़ा, और भी हार्मोन्स को भी सपोर्ट करना पड़ा। इतने सारे सिस्टम मिलकर के एक फिजिकल एक्सरसाइज को सपोर्ट करते हैं। बताओ, फिजिकल एक्सरसाइज के समय एक आपके नर्वस सिस्टम ने किसको किसको कोऑर्डिनेट कर लिया? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना? उसके अलावा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को और बहुत सारे सिस्टम को उसने कोऑर्डिनेट कर लिया। मेरा सवाल था, कोऑर्डिनेट क्यों करेगा? आंसर आएगा, ताकि सारे सिस्टम मिल करके बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सके। सर, होम्योस्टैसिस क्या होता है? बॉडी की आवश्यकता के अनुसार चीजें मेंटेन कर सके, इसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब जैसी स्थिति चाहिए वैसी स्थिति मेंटेन करना, जैसी स्थिति चाहिए वैसी स्थिति मेंटेन कर लेना। एक्सरसाइज के समय बॉडी की डिमांड बढ़ गई तो बॉडी की डिमांड को मेंटेन कर लिया गया। बस इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से फायदा है कि नुकसान? क्या फायदा है? हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन रहेगा कि डिस्टर्ब रह जाएगा? मेंटेन रहेगा कि डिस्टर्ब रहेगा? अच्छा, चलो एक और एग्जांपल बताते हैं इसी का, इसी से रिलेटेड है कि नर्वस सिस्टम सबको कोऑर्डिनेट करके चलता है। नर्वस सिस्टम सबको कोऑर्डिनेट करके चलता है, ठीक है ना? एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं। जब फिजिकल एक्सरसाइज रोक दिया, मैंने खूब सारी फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, अब मैंने फिजिकल एक्सरसाइज को रोक दिया। अच्छा, रोक देने के बाद अब क्या होगा? हमारा हार्ट बीट जो 100 पे पहुंच गया था वो कम होने लगा। ये भी ब्रेन ने ही ऑर्डर दिया कि भाई बहुत हो गया, अब काम खत्म हो गई, जरूरत खत्म हो गई, तो ऐसा है तो अब नॉर्मल हो जा। हार्ट को आदेश आया तू नॉर्मल हो जा। अच्छा, लंग्स को आदेश आया भैया 25 की आवश्यकता नहीं है, 12 से 16 हो जा। ब्रीदिंग रेट कितनी हो जाएगी? 12 से 16। हार्ट बीट को बोला गया 100 से 72 हो जा। अच्छा, और क्या बोला गया? और बोला गया वो कार्डियक आउटपुट जो 5 से 5.5 लीटर से बढ़ के 6 से 7 लीटर हो गया था, उसको कहा गया तुम फिर से नॉर्मल हो जाओ। और हार्ट का जो पंपिंग फोर्स था उसको कम कर दिया गया, और मसल को जो जरूरत थी अब वो घट गई, ब्रीदिंग रेट घट गया, किडनी का फंक्शन फिर से नॉर्मल हो गया। अब फिर से हमारी किडनी जितना काम कर रही थी उतना ही काम करेगी। बोलो हाँ कि ना? अब बताइए, फिर से हम नॉर्मल हो गए कि नहीं हो गए? अब आप बताइए, जब तब फिजिकल एक्सरसाइज के समय भी मसल वो बॉडी को कोऑर्डिनेट किया गया, एंड जस्ट आफ्टर द फिजिकल एक्सरसाइज अभी भी बॉडी को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। बोलिए सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? आपकी आवश्यकता अनुसार बॉडी को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। करता कौन है? नर्वस सिस्टम या ब्रेन? नर्वस सिस्टम या ब्रेन? कुछ समझ में आ गई बात? मैंने क्या कहा बताइए? कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? होम्योस्टैसिस या कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के लिए। बॉडी में कॉन्स्टेंसी मेंटेन हो, बॉडी में कॉन्स्टेंसी मेंटेन हो या होम्योस्टैसिस मेंटेन हो, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन कितने सिस्टम करते हैं? 2 सिस्टम करते हैं। पहला न्यूरल सिस्टम और दूसरा केमिकल कंट्रोल यानी हार्मोनल सिस्टम। पहला न्यूरल कंट्रोल होता है, दूसरा केमिकल कंट्रोल होता है। न्यूरल कंट्रोल नर्वस सिस्टम करता है, केमिकल कंट्रोल हार्मोन द्वारा होता है। एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है। बताओ, नर्वस सिस्टम फास्ट और हार्मोनल सिस्टम स्लो होता है। दोनों मिल करके काम करते हैं, दोनों मिल के कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा, कंफर्म है ना? बताइए एक बार फिर से बता दीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज के समय मसल की डिमांड बढ़ गई कि घट गई?
ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? खून खून ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? एटीपी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? इसीलिए बताओ, एक मसल की हेल्प करने के लिए हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा कि घटेगा? हार्ट बीट बढ़ेगी कि घटेगी? हार्ट का पंपिंग फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? किडनी का लोड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? और इस तरह से सबने मिल करके एक दूसरे के काम को सपोर्ट किया कि नहीं किया? अच्छा, मान लो हमारी बॉडी में हार्ट ने कहा आज मेरा मन नहीं, आज मैं धड़कूंगा नहीं। ये कहता है अच्छा ठीक है, मत धड़को, कोई दिक्कत नहीं है, तो मत धड़को, लेकिन एक बात सुनते जाओ, है ना, एक बात सुनते जाओ, तुम नहीं धड़कोगे तो तुम खुद मर जाओगे। उसने पूछा क्यों? उसने कहा खाना तुमको सप्लाई नहीं होगा, तुम नहीं धड़कोगे तुम खुद ही मरोगे। तुम अपने आप को भी तो ब्लड सप्लाई कर रहे हो, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, याद आया? उसने बोला अच्छा ऐसी बात है, उड़ी बाबा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इसने कहा नहीं, मैं धड़केगा, मैं धड़केगा, हाँ मैं लड़ेगा, है ना, मैं झुकेगा नहीं, मैं लड़ूंगा, है ना। इसने कहा मैं आज हड़ताल कर देता हूं, पेट ने कहा हड़ताल कर देता हूं। तो उसने कहा तुम खुद मरोगे। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा जब तुम भोजन नहीं पचाओगे तुम्हारी कोशिकाओं को भी नहीं मिलेगा। तो कहेगा मैं करेगा, बॉस मैं करेगा, गलती हो गई, मारे से गलती हो गई, मैं करेगा करेगा, है ना। इस तरह सारे सिस्टम मिलके काम करते हैं। अगर एक भी सिस्टम ने, किडनी ने कहा आज मैं ब्लड नहीं छानूंगा, तो सब मरेंगे। इसलिए ब्रेन कहता है ठीक है मत छानो, तुम खुद मर जाओगे, तुम्हारे अंदर जहर फैल जाएगा, तुम्हारे अंदर जहरीली चीजें हैं, तुम तो मरोगे, सबको लेके मरोगे। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, सब मरे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी मर रहे हैं इसलिए हम करेंगे, मैं भी करेगा। सही कि नहीं है? सब मिल करके अपना काम कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म ने कहा आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे, तो उसने बताया गया तुम नहीं, तुम अगर तुम काम नहीं करोगे सब मरेंगे। उसने कहा सब मर जाएंगे तो तुम्हारा तुम्हारा उपयोगिता ही क्या रह गई, तुम किस काम के जब सब मर जाएं? तो उसने कहा अच्छा मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं? उसने कहा हाँ और क्या, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम जब तक होगे तब तक क्या नाम है बॉडी काम करेगी, है ना, तुम तो आत्मा हो बॉडी की। उसने कहा अच्छा आज से मैं ज्यादा मेटाबॉलिज्म करूंगा, है ना। कुल मिला के किस किस सिस्टम ने सबको कन्विंस करके रखा? कन्विंस करके रखा मतलब कोऑर्डिनेट करके रखा, रखा कि नहीं रखा? नर्वस सिस्टम ने। कोई डाउट है? तो ये बहुत काम की चीज है, हेडिंग डालिए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसी बारिश का क्या फायदा जो और उमस कर दे। लाइट रात भर नहीं रही, मेरे घर भी नहीं रही, मोबाइल चार्ज हो ना हो मेरी नींद होनी चाहिए। नहीं एसी नहीं चली, झूठ क्यों बोले? अब क्या होता है, जनरेटर चलाए कौन रात को उठ के? आलसी आदमी। हम नींद में कंप्रोमाइज नहीं करते, बाकी हम बहुत एक्टिव है, लेकिन हमसे बोलो चोरी हो रही है, हम कहेंगे हो जाने दो पहले, हम सो के उठेंगे तब देखा जाएगा क्या करना है। चलो, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये काम कौन करता है? नर्व द्वारा होता है। ये काम कौन करता है? नर्व करती है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। आइए बढ़ते हैं आगे। टॉपिक का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, मैमल्स यानी स्तनधारी हम लोग है ना, और बर्ड्स, इनकी बॉडी में
क्या होती है? होम्योस्टैसिस मेंटेन रहनी चाहिए। होम्योस्टैसिस मेंटेन रहनी चाहिए। सर होम्यो का क्या मतलब होता है? होम्यो का मतलब होता है सेम, और इसका मतलब होता है एनवायरमेंट। आप इसको लिखो कांस्टेंट। हमारे शरीर में कांस्टेंट एनवायरमेंट मेंटेन रहना चाहिए, किसी भी तरह से चेंज नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर में हमेशा कांस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, और ऐसा होता है बर्ड और मैमल में। बर्ड और मैमल में, बर्ड को बोलते हैं पक्षी, इन दोनों के शरीर में कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट लगातार मेंटेन रहना चाहिए। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट की एक्सटर्नल? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। मेंटेन रहना चाहिए। अब सवाल उठता है क्यों मेंटेन रहना चाहिए? ये मेंटेन रहेगा तभी बॉडी में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। तभी बॉडी में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। यदि ऐसा इस सिचुएशन को, इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोऑर्डिनेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा ताकि दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिल करके, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिल करके किसी वर्क को, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिल करके किसी वर्क को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सके। ताकि दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर के किसी वर्क को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट कर सके। तो बताइए होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट।
तो बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टैसिस किन एनिमल्स में मेंटेन होती है? बर्ड और मैमल। और जिनमें होम्योस्टैसिस होती है मेंटेन, वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स होते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स होते हैं, दे आर मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स। आप पढ़ोगे इकोलॉजी में। कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रहना चाहिए, को लिखना है। कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना होता है, मेंटेन रहना चाहिए। इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन सिस्टम की नीड होती है, एंड दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ताकि दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर के किसी वर्क को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सके। जैसे अभी फिजिकल एक्सरसाइज के समय हमने क्या देखा था कि कई सारे ऑर्गन मिलकर के एक काम को सपोर्ट कर रहे थे, कई सारे ऑर्गन मिलकर के किसी एक काम को सपोर्ट कर रहे थे। हो गया। अब हमें पढ़ना है डिटेल ऑफ केमिकल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डिटेल डिटेल में चलते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। डिटेल ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कितने तरह के कंट्रोल है? दो। पहला न्यूरल, दूसरा केमिकल। अच्छा, अगर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो क्या बॉडी में कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन होता? नहीं होता, कभी नहीं होता मेंटेन। और अगर ये मेंटेन नहीं होता तो हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एनिमल नहीं बन पाते। समझे? कुछ भी हो जाए, आपके अंदर बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, आपके अंदर का जो ऑस्मोलैरिटी है यानी परासरण, वो चेंज नहीं हो सकता। 300 है तो 300 ही रहेगा। याद है ना, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.5 डिग्री फॉरेनहाइट है तो उतना ही रहेगा। कुछ भी हो जाए, चेंज नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, या बायोलॉजी की भाषा में होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की भूमिका होती है। आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए, अब हमारे अंदर कौन सा कंट्रोल होता है? हमारे अंदर कौन सा सिस्टम है? सर, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करेगा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों करेगा? ताकि ऑर्गन्स मिलजुल कर को हम बोल सकते हैं इंटरेक्ट होकर। इंटरेक्ट होकर किसी फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर सके। जैसे से एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें
at the time of physical exercise यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, यानी कोई परिश्रम करते हैं या काम करते हैं, तो क्या हो जाता है उस समय? मस्कुलर लोड बढ़ जाता है कि घट जाता है? मस्कुलर फंक्शन बढ़ जाता है। मस्कुलर फंक्शन बढ़ गया। अच्छा, इसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। कितना हो गया? मान लिया 25 हो गया पर मिनट, मान लिया 1 मिनट के लिए 25 पर मिनट हो गया। अच्छा, इस समय ब्लड की डिमांड भी, क्यों? खाना पीना तो ब्लड ही सप्लाई करेगा और कचरा भी तो ब्लड ही लेके जाएगा, तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। अच्छा, ब्लड सप्लाई बढ़ गई तो उसके लिए बताओ क्या हो जाएगा? हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? मान लिया 100 हो गया। 100 बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट हो गया। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन भी बढ़ गया। रुक जाओ, पहले ये लिख दें कार्डियक आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ा। कार्डियक आउटपुट, जिसको हम शॉर्ट में सीओ बोलते हैं, सीओ, वो भी बढ़ जाएगा। कितना हो गया? 5 से 5.5 लीटर से हमने मान लिया अप्रोक्सीमेट 7 लीटर हो गया, 7 लीटर प्रति मिनट हो गया। अच्छा, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन बढ़ गया। अच्छा, और बताओ और क्या होगा? कचरा ज्यादा पैदा होगा कि कम? तो बताओ। किडनी फंक्शन बढ़ गया। किडनी का फंक्शन बढ़ गया। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया। ये सब किसने किया? ये सब किसने, इसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसने किया? ये सारे काम कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। यही लिख दे, एटीपी डिमांड बढ़ गई। देख लो, सब कुछ बढ़ गया। और सभी सिस्टम को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। ये सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में है? हाँ, इसमें से कोई सिस्टम ये नहीं कह सकता मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया बॉस बैठा हुआ है, जैसा बॉस कहेगा वैसा ही काम होगा। इसी कोचिंग में ही देख लो, आपका प्रॉपरली टेस्ट होता है नहीं होता है? ये तो नहीं है किसी फिजिक्स वालों ने बोल दिया हम नहीं बनाएंगे पेपर, बायोलॉजी वालों ने बोल दिया हम नहीं, मेरा आज मन नहीं, मेरा मूड नहीं, हम घूमने जा रहे हैं। अरे पहले काम, फिर घूमना फिरना। तो यानी जब जो डेट निर्धारित है उस डेट पे टेस्ट होगा, जब जो चीजें निर्धारित है उस दिन क्लास होगी। कभी ये तो नहीं होता ना कोई टीचर बोल दे आज मैं क्लास नहीं लूंगा, अनटिल अनलेस कि वो अनहेल्दी ना हो, अनटिल अनलेस कि वो अनहेल्दी ना हो। तो सारी चीजें कोऑर्डिनेशन से ही चलती हैं। जैसे आपकी कोचिंग कोऑर्डिनेशन से चल रही है, वैसे ये शरीर भी कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं मेरी क्लास चल रही है और फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले लोग आके चल पढ़ाने लगे बीच में, बोले अरे सर आप बाद में पढ़ा लेना, हम पहले पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता, हर चीज सिस्टमैटिक होती है। हर चीज केमिकल, मतलब यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी है। और कोई एक व्यक्ति उसे कंट्रोल कर रहा है, कोई एक व्यक्ति इसे कंट्रोल कर रहा होगा सिस्टमैटिकली, तभी चीजें सिस्टमैटिकली चल रही हैं। अब आपको सिस्टम पता हो तो पता रहेगा, वो हो नहीं सकता। आपकी क्लास नीचे चलेगी बेटा, नीचे नीचे मैम से मिलिए।
इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई ना? हो गया? मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, एटीपी डिमांड बढ़ गया। मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, एटीपी डिमांड बढ़ गया, ब्लड सप्लाई बढ़ गई, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। और जब हम फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं, तो ये सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी, ये सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। फिनिश्ड। इस क्लास के एक बच्चे ने मेरा दिल तोड़ दिया है। क्या मारोगे क्या? ये बच्चा। आप हाथ खड़ा करो। इतना अच्छा बाल था, हमने आपकी पहली बार तारीफ की थी, और आपने क्या ना, मेरे इतने अच्छे बाल होते हैं तो साला एकदम गदर बचा देता, गदर। कटवा दिए। बालों पे कुछ कह रहा हूं, बालों की तारीफ में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे बाल चले जा रहे हैं, सालों साल चले जा रहे हैं, रोज साबुन तेल लेने लगाता, पर ये तो अकाल चले जा रहे हैं। कुछ तो रहम करो मेरे बालों, तुम चाहो तो मेरा सर कटवा लो। तुम हो मेरे सौंदर्य तत्वों में एक, काले ही सही तुम्हें चाहता है हर एक। और ये मेरी खुद की लिखी हुई है, मैं पहले डायरी बहुत लिखता था, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में डायरी लिखता था। मेरी डायरी में बहुत सारी मेरी ओरिजिनल चीजें हैं। चलो, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि मेरी खुद की है, खुद का क्रिएशन है। चलो चलो पहले लिखो, फिर कभी मौका होगा, दस्तूर होगा, आप होगे, मैं होगा, वो होगी। चलो अच्छा पढ़ो। तो मस्कुलर फंक्शन बढ़ गया, ये सारी चीजें बढ़ गई। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, तो बताओ मस्कुलर फंक्शन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, घट गया कि बढ़ गया? पूरा लिख दे रहा हूं, वरना फिर आप मेटाबॉलिक फंक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। मस्कुलर फंक्शन घटेगा, जरा ऑर्डर बताना। मस्कुलर फंक्शन घट गया, और उसके बाद क्या लिखा था? ऑर्डर बताते चलो। उसके बाद ऑक्सीजन डिमांड घटेगी, ऑक्सीजन डिमांड घट गई, यानी कि ब्रीदिंग रेट फिर से हो गया 12 से 16 पर मिनट। अब क्या था? ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई घटेगी, ब्लड सप्लाई घटेगी, ब्लड सप्लाई घट जाएगी, यानी हार्ट बीट रेट 72 हो जाएगा, यानी हार्ट बीट रेट विल बी 72, लगभग 72 बीपीएम, बीट्स पर मिनट। अब बताओ क्या था? कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वो हो जाएगा सामान्य, लगभग 5 से 5.5 लीटर पर मिनट।
सर्कुलेटरी फंक्शन घट जाएगा, किडनी का फंक्शन घट जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाएगी। मतलब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। दैट मीन्स होम्योस्टैसिस इज मेंटेन, बोलो, होम्योस्टैसिस इज अगेन मेंटेन्ड। और यहां लिख देते हैं बड़ा बड़ा, दिस वर्क इज डन बाय न्यूरल या नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। एक्चुअली जब भी हमें कोई काम करना होता है तो भी हमारा नर्वस सिस्टम मदद करता है, और जब वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं तो भी नर्वस सिस्टम ही मेंटेन करता है। पहले चीजें देखो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बढ़ानी पड़ी, अब चीजें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग घटानी पड़ रही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि जब फिजिकल एक्सरसाइज रोकते तो हर चीज सामान्य हो जाती, लेकिन हाँ हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि एकदम कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में, ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए बिल्कुल।
इतनी बात क्लियर हो गई? यानी ये काम करता है नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने? जो जो चीजें बढ़ी हुई थी उनको वापस फिर से उसी हालत में ले आया। कौन लेके आया? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बिना बॉडी के चीजों को डिस्टर्ब हुए, बिना बॉडी की चीजों को डिस्टर्ब किए उसने ये काम करा। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम कंट्रोल से होता है। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम से होता है। इन आवर बॉडी control and coordination is done by two system, so that function of organs may be coordinated, ताकि फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हो सके। मे बी कोऑर्डिनेटेड ज्वाइंटली बाई, अब दो सिस्टम है तो दोनों ज्वाइंटली करते हैं। ज्वाइंटली बाई ज्वाइंटली इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन। सिंक्रोनाइज्ड फैशन, बताओ कैसे? जब भी कोई चीज मिलके काम करती तो उसे क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइज्ड फैशन। सिंक्रोनाइज्ड फैशन, जेड भी आता है लेकिन हमने लिख दिया पहले ही। सिंक्रोनाइज्ड फैशन, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। मतलब दोनों सिस्टम मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर काम करना। और लिख भी दिया ज्वाइंटली। ये कौन सा सिस्टम है जो मिलजुल के काम कर रहा है? दो है भाई साहब। एक का नाम है नर्वस सिस्टम, हिंदी में सुना होगा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावित तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र सुना होगा। तो दो होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? ये कैसे कंट्रोल करता है? बाय नर्वस सिस्टम, बाय न्यूरॉन्स। ये कंट्रोल करता है अंडर न्यूरॉन्स। बोलो, अंडर न्यूरॉन्स। ये कंट्रोल करता है अंडर केमिकल्स, और केमिकल्स को बोलते हैं हार्मोन्स। केमिकल को बोलते हैं हार्मोन। ये बड़ा फास्ट वर्किंग होता है, ये बहुत स्लो वर्किंग होता है। ये ऑर्गन टू ऑर्गन काम कर सकता है, ऑर्गन टू ऑर्गन काम करता है। ये करता है सेल टू सेल काम करता है, ये सेल टू सेल काम करता है। ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। देखो ये फास्ट वर्किंग था, एक लाइन और क्लियर करा दे। फास्ट वर्किंग, लेकिन इसका असर बहुत कम समय के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड। ये स्लो वर्किंग होता है पर इसका असर देर तक रहता है।
मतलब लॉन्ग लिव्ड। जैसे अगर किसी ने पिन चुभोया, बस उतनी देर पता चला, असर गायब। लेकिन अगर हार्मोन काम करेगा तो लंबे समय तक इफेक्ट दिखाएगा। और ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। बताओ कौन सा सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट वर्क करता है? देखो कैसे सर, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब नहीं समझ में आया। जब कभी कोई आपको टच करेगा तो ऐसे नहीं, ऐसे यहां से समझना, यहां जाएगी, यहां से आ 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 जाएगी, ऐसे मतलब ऐसे काम करेगा। पहले पॉइंट ए पर संवेदना थी और इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पॉइंट बी पे चली जाएगी, फिर पॉइंट सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे चली जाएगी। संवेदना पॉइंट टू पॉइंट जाती है। जबकि ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं, सेल टू सेल काम कर रहा था, पहले ही बता दिया। तो एक फास्ट है, एक स्लो है, एक का लॉन्ग इफेक्ट होगा, एक का शॉर्ट इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट होते हैं। कौन सा सिस्टम बहुत फास्ट काम करता है, कौन सा बहुत स्लो काम करता है, किसका असर कम देर के लिए होगा, किसका असर ज्यादा लंबे समय के लिए होगा। दोनों अलग अलग काम करते हैं कि मिलजुल करके? मिलजुल करके। कैसे कैसे मैनर में? कोऑर्डिनेटेड मैनर में। कैसे मैनर में करते हैं? कोऑर्डिनेटेड मैनर में करते हैं, याद रखिएगा। नमस्ते। कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो कैसे मैनर में काम करेगा? कोऑर्डिनेटेड मैनर में। और एक साथ मिलके काम करने को बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। 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 हमारी बॉडी में कितने सिस्टम है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे? दो। पहला न्यूरल, दूसरा केमिकल। केमिकल वाले को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, न्यूरल वाले को नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक फास्ट काम करेगा, एक स्लो करेगा, एक पॉइंट टू पॉइंट काम करेगा, एक सेल टू सेल काम करेगा। क्योंकि सेल के अंदर नर्व सप्लाई नहीं होती। क्या सेल के अंदर नर्व सप्लाई होती है? नहीं। तो वहां हार्मोन काम कर सकता है। अब आते हैं नर्वस सिस्टम की डिटेल पर। लिख लिया सभी ने? नर्वस सिस्टम को न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। कहीं नर्वस लिखा होगा, कहीं न्यूरल सिस्टम लिखा होगा। देखो नर्वस सिस्टम बना होता है नर्व टिश्यूज का, नर्व टिश्यूज का। और नर्व टिश्यूज बनी होती है सेल्स की। टिश्यू किसकी बनी होती है? सेल की। अच्छा, सेल यानी कोशिका की बनी होती है। और यहां दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं।
दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक का नाम है न्यूरल सेल या न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन, और दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल। कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? दो, एक न्यूरल नर्व सेल या न्यूरॉन्स, न्यूरल सेल या न्यूरॉन्स, और दूसरी न्यूरोग्लियल सेल। अच्छा, ये सेल कैसी होती है? स्पेशल स्पेशल ये स्पेशल सेल होती है, स्पेशलाइज्ड सेल होती है ये। अच्छा, क्या स्पेशलिटी होती है? संवेदना पा करके एक्साइटेड हो जाती है, किसकी तरह? मसल की तरह, एक्साइटेबल सेल्स लाइक मसल्स, ये भी लिख देते हैं ताकि याद रहे। पता है, मसल और इनमें यही समानता होती है, इनमें कोई इलास्टिसिटी तो होती नहीं, इनका काम कोई बॉडी को मूवमेंट एंड लोकोमोशन देना तो है नहीं, तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं होती, इसमें एक्सटेंसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन मसल की एक चौथी प्रॉपर्टी होती है। मसल की कितनी प्रॉपर्टी थी? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। यहां पर मसल की केवल एक प्रॉपर्टी रहती है, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबल सेल्स लाइक मसल्स। अगर एक्साइटेबल है तो कुछ तो करेंगे ना, ये करेंगे क्या? स्टूमुलस को यानी संवेदना को इंपल्स में बदलेगी, याद है? स्टूमुलस को इंपल्स में बदलती है। स्टूमुलस मतलब संवेदना, कोई भी चीज जो आएगी उसको संवेदना कहते हैं। इंपल्स मतलब आवेग। यानी आवेग न लिख करके यहां पे एक अच्छा सा शब्द आ रहा है मुझे, प्रतिक्रिया। संवेदना को प्रतिक्रिया में बदलेगी। इस पे आते हैं, ये क्या करेगी? ये नॉर्मल सेल है, वो लिखा है स्पेशल सेल। ये कैसी है? ये नॉर्मल सेल होती हैं। किसमें मदद करती है? हेल्प्स इन, दो काम करती हैं, एक सपोर्ट, नर्वस सिस्टम को क्या करती है? सपोर्ट, और दूसरा प्रोटेक्ट करती है, उनको प्रोटेक्ट। अच्छा बताओ, अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो, अगर आपकी बॉडी को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, बॉडी गार्ड, तो बॉडी गार्ड की संख्या ज्यादा होती है कि प्रोटेक्ट करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है? जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो ज्यादा होते हैं कि जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा होने चाहिए? वो ज्यादा होने चाहिए। अब मोदी जी अकेले हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी में देख लो 5 लेयर की सिक्योरिटी है, जेड प्लस प्लस प्लस, मतलब जेड डबल प्लस बोलते हैं उसको, जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी है ना? हाँ, एक्स वाई जेड होती है, उसमें भी प्लस होती है, मतलब जितनी तगड़ी है उतने प्लस लग जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मोदी जी की सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा। और उसके बाद होती है अपने प्रेसिडेंट, और लगभग पीएम की बराबर होती है, बल्कि पीएम की ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को इतनी पावर नहीं है जितनी प्राइम मिनिस्टर को है। तो देखो, ये बॉडी गार्ड है, ऑब्वियस सी बात है। तो किसकी संख्या ज्यादा होगी? इसकी संख्या होती है लेस देन 50% ऑफ टोटल, लेस देन 50% ऑफ टोटल। और ये होते हैं लेस देन, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मोर देन 50% ऑफ टोटल। वो 50% से कम होते हैं, ये 50% से ज्यादा होते हैं। अच्छा, इसका तो कोई प्रकार नहीं होता, पर इसका 3 प्रकार होता है। हमारे सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन मैं एक बात इसलिए बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन क्या आता है, नर्वस सिस्टम की ऑरिजिन कैसी होती है, इसकी ऑरिजिन पूछी जाती है। तो ऑरिजिन इज मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल, 3 हो सकता है ऑप्शन। तो ये होता है एक्टोडर्मल, ऑरिजिन इज एक्टोडर्मल। एनसीईआरटी में नहीं दिया पर क्वेश्चन आया हुआ है। जबकि ज्यादातर ऑर्गन कैसे थे? मीजोडर्मल, ज्यादातर थे मीजोडर्मल, और नर्वस सिस्टम है एक्टोडर्मल। लेकिन आप सुनना, मैं यहाँ पे ये बात अभी क्यों बताई, पहले क्यों नहीं बताई? कारण है क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान देना,
ये 3 टाइप की होती है। न्यूरोग्लियल सेल कितने टाइप के होते हैं? 3, 1 2 3। एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। उसमें से जिसमें एम लगा हुआ है, एम किस में लगा? ये माइक्रोग्लियल सेल में, वो मेसोडर्मल होती है और बाकी सारे एक्टोडर्मल ही होते हैं। अब समझ में आ गई बात? एम फॉर माइक्रोग्लियल सेल, एम फॉर मेसोडर्मल, एम फॉर माइक्रोग्लियल सेल, एम फॉर मेसोडर्मल। बताइए पूरा नर्वस सिस्टम कैसा होता है? मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल। मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल। अरे बोलो भाई। एक्टोडर्मल। मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल के एंडोडर्मल? सर एक्टोडर्मल। लेकिन एक मात्र बताओ जो कि होगी मेसोडर्मल, माइक्रोग्लियल सेल। कहां पे? ओलिगोडेंड्रोसाइट, OLIGO ओलिगो, और DENDRO डेंड्रो, और CYT साइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या हो रहा है? नहीं दिख रहा। इधर लिख दे रहा हूं इस पहले ओलिगोडेंड्रोसाइट की। ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट, 3 होती है। ASTRO एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल MICRO माइक्रो, और ये देखो ग्लियल लगा है ना यहाँ, माइक्रोग्लियल सेल, और ओलिगोडेंड्रोसाइट वो लिख दिया है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये 3 प्रकार की ग्लियल सेल होती है, जिसमें से एम लगा जिसमें है वो मेसोडर्मल। बाकी कुछ भी पूछा जाए क्या कहेंगे? एक्टोडर्मल के एंडोडर्मल? एक्टोडर्मल। क्लियर? फिनिश हो गया? अगर हम एनिमल किंगडम में चले तो सबसे पहला फाइलम का नाम पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा का जो मेंबर है उसको प्यार से क्या बुलाते हैं? स्पॉन्जेस। कई बारी बात हुई है अपनी, ठीक है ना। और सिलेंट्रेटा में क्या आता है? हाइड्रा। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या आते हैं? स्पॉन्जेस। अगला फाइलम है अपना सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में क्या आता है? हाइड्रा। इनमें नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है, नर्वस सिस्टम कभी नहीं पाया जाता, यहां पर नहीं। यहां फर्स्ट टाइम बना, फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम बना।
इसका मतलब पहली बार कोई चीज बनी तो सिंपल टाइप होगा कि एडवांस टाइप? सिंपलेस्ट टाइप। सिंपलेस्ट टाइप नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन नहीं था, नर्व कॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। ब्रेन भी नहीं था, नर्व कॉर्ड भी नहीं था, गैंग्लियन भी नहीं था। गैंग्लियन मतलब नर्व की स्वेलिंग्स होती है, गैंग्लियंस भी नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं इसमें। सबसे सिंपल था। इनफैक्ट आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूछा भी नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें कुछ नहीं थी, इसका सिंपलेस्ट टाइप था। तो था क्या? केवल नर्व के जाल का बना होता है। यहां पे इनमें नर्व का नेटवर्क पाया जाता है। इनमें नर्व का नेटवर्क पाया जाता था या पाया जाता है, जिसे नर्व नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व नेट कहते हैं। नर्व नेट, नेट मतलब जाल। और इसमें ए पोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ए पोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ए पोलर का मतलब जिसमें कोई दिशा निर्धारित ना हो। ए पोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नॉन पोलर न्यूरॉन्स, ए पोलर या नॉन पोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती, डायरेक्शन लेस होते हैं। डायरेक्शन लेस हमारे अंदर फिक्स है। आप यहां चुबो दो तो भी इंपल्स यहां जाएगी, पैर में चुबो दो तो भी यहां जाएगी, यहां चुबो दो तो भी यहां जाएगी, यहां चुबो दो तो भी यहां जाएगी, यहां चुबो दो तो भी यहां जाएगी। कहीं भी चुबो दो कोई भी पिन, संवेदना कहां जाएगी? ब्रेन में। जाएगी कि नहीं जाएगी? हमारे पास डायरेक्शनल है, इनके पास डायरेक्शन लेस है। हमारे पास डायरेक्शनल है, इनके पास कैसा है? डायरेक्शन लेस। अगला वाला कौन सा था? अब अगला है आर्थ्रोपोडा। डायरेक्ट आ गया आर्थ्रोपोडा पे। जैसे एनसीईआरटी चल रही है, हम लोग भी वैसे चल रहे हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। आर्थ्रोपोडा में होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट है ना ये तो। इनवर्टिब्रेट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है इसके पास, आर्थ्रोपोडा के पास। और इसमें क्या खास बात होती है? इसमें ये खास बात होती है कि इनमें देखो ब्रेन रिंग भी पाई जाएगी, यानी ब्रेन मान लो, दो नर्व कॉर्ड भी पाए जाएंगे, और जगह जगह पर गैंग्लियंस भी पाया जाएगा। स्वेलिंग को क्या बोलते हैं? गैंग्लियन। ये देखो गैंग्लियंस भी पाया जा रहा है, जो बता रहा था कि इनके पास कुछ नहीं था। देखो अब इनके नाम लिख दें। दिस इज ब्रेन रिंग, इन स्वेलिंग्स को गैंग्लियंस कहते हैं। ये भी गैंग्लियंस है, ये सब गैंग्लियंस है। सबसे ऊपर वाले गैंग्लियन को ब्रेन कहते हैं। सबसे ऊपर वाले गैंग्लियंस को ब्रेन कह सकते हैं। और ये दोनों क्या है? दिस एंड दिस, ये दोनों कॉर्ड है। इसको बोलते हैं डबल। डबल है कि सिंगल है? डबल। और बॉडी के वेंट्रल साइड पे होती है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल है, वेंट्रल है और सॉलिड है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल है, वेंट्रल है और सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। देख लो इसमें ब्रेन भी है, ब्रेन रिंग भी है, गैंग्लियंस भी है, और डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड भी है। इसका मतलब इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू रेस्ट। इनकी तुलना में ये ज्यादा विकसित है। इनकी तुलना में इनमें ज्यादा विकसित होता है। इस बात को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। मतलब पोरीफेरा में तो था ही नहीं।
है ना। पोरीफेरा में था ही नहीं नर्वस सिस्टम। बना भी तो पहली बार सीलेंटेटा या हाइड्रा में बना, और हाइड्रा में बना तो कैसा बना होगा, सिंपल टाइप की कॉम्प्लेक्स टाइप। क्या इनमें गैंग्लियन था कहीं? नहीं सर। क्या ब्रेन रिंग था? नहीं सर। क्या ब्रेन था? नहीं। क्या डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड था? नहीं सर। तो कुछ था ही नहीं, बस नर्व का जाल बिछा था, और जाल में भी दिशा रहित था, दिशा रहित। वो इंपल्स को किसी भी दिशा में ले जाए कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ? नहीं नहीं, फ्लूट नहीं होता है, नर्व्स वहां पे पंच इकट्ठा हो जाती है, तैरती नहीं है। नर्व की स्वेलिंग को ही बोलते गैंग्लियन, जहाँ नर्व्स बहुत ज्यादा होती मात्रा में, नर्व्स का गुच्छा होता है, फ्लूड नहीं होता है। डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है कि हॉलो? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है कि हॉलो? सॉलिड। डबल दिख रही है क्योंकि दो है, एक होती तो मैं सिंगल बोलता, दो है इसलिए डबल बोल रहा हूं। तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोगों में ऐसा नहीं होता। सबसे ऊपर वाले गैंग्लियन को ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ब्रेन की डेफिनेशन है सबसे ऊपर होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधे वर्टिब्रेट यानी हम लोगों पे, हम लोगों पे आते हैं यानी वर्टिब्रेट्स पे आते हैं, और फिर आएंगे ह्यूमन बीइंग पे। सबसे एडवांस वर्टिब्रेट का नाम इंसान, मनुष्य। इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी ने? अब आते हैं वर्टिब्रेट्स में।
यानी कशेरुकी जीवों में जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, राइट, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं? यस सर। इसमें 5 ग्रुप आते हैं फार्मा, इसमें 5 ग्रुप आते हैं फार्मा। अभी से याद करते चलो, एनिमल किंगडम में फायदा होगा। पहला आता है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल और एप्स यानी बर्ड्स। हिंदी नाम बता देते हैं। मत्स्य ग्रुप, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी। ठीक है ना? इनमें होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी, मोस्ट एडवांस या वेल डेवलप्ड लिख दो, सबसे अच्छा शब्द है वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। अच्छा, और इनवर्टिब्रेट के जो जो फीचर होंगे वो वर्टिब्रेट में नहीं होंगे, और जो वर्टिब्रेट के फीचर होंगे वो इनवर्टिब्रेट में नहीं होंगे। ज्यादातर देखना, हमारा हार्ट कहां पे है? आगे। उनका हार्ट कहां है? पीछे, है ना? हमारा नर्वस सिस्टम है पीछे, उनका है आगे। तभी तो बोला था वेंट्रल, उनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड थी, हमारे अंदर डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। ये रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही है, बोलो ठीक है ना? तो बताओ, इनके अंदर जस्ट उल्टा होता है। बताओ जरा, वहां पे क्या लिखा था? वहां क्या लिखा था? वहां बोला था गैंग्लियोनेटेड। यहां गैंग्लियन नहीं होते, यहां गैंग्लियंस नहीं होता है, वहां गैंग्लियंस होता है। गैंग्लियंस एब्सेंट हमारे अंदर। दूसरी बात, उनके अंदर था नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड था कि नहीं था? अच्छा बताओ कितने थे उनके अंदर? हमारे अंदर कर दो सिंगल, उनके अंदर कर दो, बताओ उनके अंदर पोजीशन बताओ। और उनके अंदर हॉलो था कि सॉलिड? देखो देखो, डबल, हमारे अंदर सिंगल, इनके अंदर सॉलिड, हमारे अंदर हॉलो कर दो सर। उनके अंदर पोजीशन वेंट्रल, तो हमारे अंदर डॉर्सल। देखो जस्ट उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा। उनके अंदर गैंग्लियंस था, हमारे अंदर गैंग्लियंस नहीं, हमारा नॉन गैंग्लियोनेटेड होता है। उनके अंदर डबल था, हमारे अंदर सिंगल। उनके अंदर हॉलो था, हमारे अंदर, हाँ, उनके अंदर सॉलिड था, हमारे अंदर हॉलो। उनके अंदर वेंट्रल था, हमारे पास, ये देख लो सब हाईलाइट हो गया। रटना नहीं है कहीं, बिल्कुल पलट दो, मामला पलट दो, पासा पलट दो। हाँ, अच्छा खासा केस पलट दिया है। बंद करो, बहुत हो गया बवाल। और वर्टिब्रेट में भी सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा विकसित नर्वस सिस्टम ह्यूमन बीइंग में होता है। और इसीलिए हम कॉन्शियस तो है ही हैं, कॉन्शियस के साथ साथ हम सेल्फ कॉन्शियस भी है। कॉन्शियस मतलब होता है चेतना। हमारे अंदर चेतना है कि नहीं है? मतलब हमें सेंस है कि नहीं हम क्या है? हमें सेंस है ना कि हम क्या है। और हम, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सारे तो कॉन्शियस हैं, हम लोग सेल्फ कॉन्शियस है। और इसी कारण दुनिया के सबसे एडवांस जीव कौन सा है? एडवांस जानवर कौन है दुनिया का? हम लोग, हम है, हम जानवर हैं।
जान तुम वर हम। तो कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसीलिए सबसे एडवांस एनिमल है हम लोग, सबसे एडवांस एनिमल है क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस है। स्वयं की चेतना है हमारे पास, देखा, स्वयं की चेतना है। स्वचेतना, खुद की चेतना है सबके पास, फिर भी कहते हो चेतना नहीं है। और इसीलिए दुनिया के सबसे सुपीरियर एनिमल हम लोग हैं, मोस्ट सुपीरियर एनिमल, मोस्ट सुपीरियर एनिमल, क्योंकि आपके पास खुद की चेतना है, इसीलिए आप दुनिया के सबसे सुपीरियर एनिमल हो। हाँ, सबके पास अपनी अपनी चेतनाएं हैं। मोस्ट सुपीरियर एनिमल। अब हेडिंग डालेंगे अपना नर्वस सिस्टम। अपना मतलब किसका? अपना, ह्यूमन बीइंग का नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। वर्टिब्रेट्स में 5 ग्रुप आते हैं, फार्मूला है फार्मा। फिर मैंने आपको बताया कि इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन मनुष्य में सबसे ज्यादा विकसित नर्वस सिस्टम होता है, और हम कॉन्शियस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियस भी हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है सीएनएस, जिसको बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें 2 चीजें आएंगी, एक आएगा ब्रेन और एक आएगा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पार्ट है ब्रेन, जिसको बोलते हैं मस्तिष्क, जो दिन भर मस्तियाता रहता है, मस्तिष्क। और ये आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या मेरू रज्जू? हाँ, आपके चक्कर में पढ़ना पड़ता है। छोटी ऊ की मात्रा आएगी ना। मेरू रज्जू। मेरा राजू। अब आगे देखो, इसमें क्या आएगा, इसमें ब्रेन के साथ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो था ही,
अब यहां पे कुछ नर्व्स आएंगी जो निकलेंगी यहां से। देखो यहां से नर्व निकली, इधर चली गई, नर्व निकली, इधर चली गई। जो नर्व ब्रेन से निकलती है, देखो ब्रेन, आपको पहचानते हो ना ब्रेन को, जो ब्रेन से निकल रही है उसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व। जो ब्रेन से निकल रही है हम उसे क्या बुलाएंगे, और जो यहां से निकल रही है उसे क्या बुलाएंगे, स्पाइनल नर्व। तो ये दो प्रकार की होती है। क्रेनियल नर्व यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व निकल रही है वो आएंगी, जो नर्व यहां से निकल रही है वो आएंगी, यानी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती है। देखो जो ब्रेन से निकले उसे क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले उसे स्पाइनल नर्व। बिल्कुल सरल है। जो ब्रेन से निकल रहा है उसे क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है उसे स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन से निकल रहा है उसे ब्रेन क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है उसे स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती हैं, जितनी पसलियां होती हैं उतने ही पेयर होती है। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती है, 31 पेयर, 31 पेयर। देखो एक बार एनसीईआरटी रीड करें। एज यू नो, जैसा अब आप जान चुके हो, द फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। क्यों कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, ताकि मेंटेन किया जा सके किसको, होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अब कहा गया कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट होकर के कंप्लीमेंट करें, मतलब काम को सपोर्ट करें, फंक्शन को सपोर्ट करें एक दूसरे के, एक दूसरे को फंक्शन को सपोर्ट करने को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, द एनर्जी डिमांड ऑफ द एनर्जी डिमांड इंक्रीज, यानी एटीपी डिमांड बढ़ गई थी। अच्छा, मेंटेन द इंक्रीज मस्कुलर फंक्शन, जिससे मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करना था। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ गई, जिससे ब्रीदिंग रेट बढ़ गया। इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एसोसिएट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया। देखो हार्ट बीट भी बढ़ गई। एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो भी बढ़ गया, कहां पे, ब्लड वेसल में। ये सब कोऑर्डिनेशन ही तो है।
जब फिजिकल एक्सरसाइज क्या कर दी गई, स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे रिटर्न होके नॉर्मल हो गए। क्लियर है? बोल रहे इसका मतलब द फंक्शन ऑफ मसल, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी and other organs are coordinated while performing the physical exercise in our body. Neural system and endocrine system jointly coordinate the integrate all the activity of the organ that the function in a synchronized fashion. मतलब दो सिस्टम है, एक ये और एक ये, दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं ताकि हमारी बॉडी में दोनों मिलकर के फंक्शन को सिंक्रोनाइज वे में कम करा सके। क्या सारी लाइनें कवर है? अब नर्वस सिस्टम क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, लेकिन तेज काम करता है, फास्ट लिखा दिया था, फास्ट कोऑर्डिनेशन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो केमिकल द्वारा यही काम करेगा, और केमिकल का नाम, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। मतलब ये टॉपिक दिया क्या क्या पढ़ेंगे। एनीवे टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगा ही आगे। नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बातें बताइए। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। बताओ, स्पेशलाइज्ड सेल के नॉर्मल सेल? स्पेशलाइज्ड सेल का नाम न्यूरॉन, का दूसरा नाम नर्व सेल। न्यूरॉन का दूसरा नाम लेस देन 50% की मोर देन 50%, लेस देन 50%। ये डिटेक्ट भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है, ट्रांसमिट भी कर सकती है। किसको? स्टिमुलस को। ये मैंने क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि ये कल का बात है, कल की बात है, आगे लिखेंगे। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल टाइप इन लोअर इनवर्टिब्रेट। जैसे एग्जांपल हाइड्रा। हाइड्रा में किससे बना होता है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, जिसका नाम भी बताया नर्व नेट, जिसका नाम था नर्व नेट। इसीलिए दिशा नहीं थी इसमें, कोई दिशा रहित था कि दिशा सहित? हाँ। नर्वस सिस्टम इज वेल ऑर्गेनाइज, बोल सकते हैं इसको, बेटर ऑर्गेनाइज यानी वेल ऑर्गेनाइज। किसमें? यानी आर्थ्रोपोडा में, जहां पर ब्रेन प्रेजेंट था, नहीं था। सबसे ऊपर वाले न्यूरॉन को क्या कहते थे? ब्रेन। और अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लियन, और बहुत सारे गैंग्लियन थे, और नर्वस टिश्यू भी था। नर्वस टिश्यू यानी वही नर्व कॉर्ड वगैरह भी थे। वर्टिब्रेट्स में ज्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना? वर्टिब्रेट्स में ज्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। ह्यूमन में नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांटेंगे, पहला सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, मतलब यहीं से सारी चीजें प्रोसेस होगी। अच्छा, पीएनएस में क्या आ जाएगा? वो सारी नर्व आ जाएंगी, ऑल द नर्व आ जाएंगी बॉडी की, जो एसोसिएटेड थी किससे? यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो जुड़ी थी। द नर्व्स फाइबर ऑफ पीएनएस आर टू टाइप, ये कल पढ़ेंगे कि दो प्रकार की होगी, क्योंकि यहीं तक अभी हमने कराया, क्योंकि टॉपिक टाइम यहीं तक खत्म हो गया है। कल इस चीज को हम यहां से ही पिकअप करेंगे। आज काफी आइडिया लग गया होगा आपको, छोटी छोटी बातें सब पता लग गई होंगी। कल इसके आगे का करेंगे, ठीक है?